हेलो मेरी प्यारी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छी से कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बताने वाले हैं, जो आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक आपकी ये प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और अब की बार जो हमारा टारगेट है शिक्षा शास्त्र में 95% पार का टारगेट है। तो जितने भी स्टूडेंट 95% लाना चाहते हैं शिक्षा शास्त्र में, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी कम समय बचा है। और ये जो प्रश्न है स्टूडेंट बार बार आने वाले ये सारे प्रश्न हैं जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। खासकर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सहित उत्तर को बताएंगे, यानी प्रश्न भी बताएंगे और उसका उत्तर भी देंगे, और ये भी बताएंगे कि कितने शब्दों में लिखना है और किस तरह से लिखना है। क्योंकि आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खासकर शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था इस वीडियो के लिए, तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है स्टूडेंट, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। याद रखिएगा, 1 से लेकर 17 चैप्टर तक सभी प्रश्न है। मैराथन वीडियो भी समझ सकते हैं आप लोग। तो देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए कि भैया ये उद्देश्य था वैदिक कालीन शिक्षा में। तो देखिए, इसका आंसर देखिए कितने शब्दों में लिखना है। खासकर जो आपका बोर्ड का ज़रूरत है 25 में, जो अति लघु उत्तरीय में 25 शब्द से, क्या है 25 शब्द से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। अब ज़्यादा ऊपर भी मत लिख लीजिएगा, 50 शब्द से नीचे और 25 शब्द से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, ब्राह्मण कालीन। देखिए, ब्राह्मण शिक्षा की अनुकृति थी। इस काल में शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है। जो ये काल है वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले आध्यात्मिक विकास, क्या है शिक्षा में आध्यात्मिक विकास। दूसरा आपका शारीरिक और मानसिक विकास। तीसरा है चरित्र का विकास। और चौथा है समानता का पोषण। पांचवा है आपका पारिवारिक तथा सामाजिक भावना तथा पोषण। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का क्या है, उद्देश्य था। अब यही प्रश्न आपका स्टूडेंट क्या है, विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया जाता है, जिसका एक प्रश्न का उत्तर आपको क्या है 300 से क्या है 250 के बीच में आपका इसका एक प्रश्न का आंसर देना होता है। और 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। खासकर आपकी शिक्षा शास्त्र में सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 नंबर दिलाए जाते हैं। जो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता है, फिलहाल सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन आप भी इसको कोशिश कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का भी हमने तरीका बता दिया काफ़ी बार, आप हमारे स्टूडेंट हो तो जानते होंगे। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। देखिए, हर एक चैप्टर के चाहे एक ही प्रश्न लिया गया हो, लेकिन लिया गया है और इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं प्रश्नों को मैं बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है और जो खासकर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। फालतू क्वेश्चंस को भी मैंने बता दिया है, टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है, टॉपिक में कवर कर लिया है। टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने 108 क्या है 108 टॉपिक को बताया है। और ये पार्ट 1 का वीडियो भी आप समझ सकते हैं, क्या है पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया है। इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा, जिसमें हम क्या है सभी प्रश्नों को बताएंगे। देखिए, पार्ट 1 में आपका 17 चैप्टर है, उसमें हम बता देते हैं। तो बौद्ध काल में जो स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में सबसे पहले पूछा गया है। तो देखिए, इसका आंसर, बौद्ध काल में स्त्रियों अर्थात बालिकाओं की शिक्षा दिए जाने की क्या है सुचारू व्यवस्था थी। इसका प्रमाण यह है कि इस काल में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। जो अनेक विदुषी स्त्रियां हैं किसमें, बौद्ध काल के समय में। मैं दिखा दूं कौन कौन सी वो स्त्रियां हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका अनुपमा, दूसरा आपका सुमेधा, तीसरा विजयंका तथा शुभा। उसके बाद में बौद्ध काल में अनेक स्त्रियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में भी प्रचार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। परंतु ये भी सत्य है, क्या है परंतु ये भी सत्य है कि बौद्ध काल में जो स्त्रियों की व्यवस्था थी वो बहुत ही क्या है सुचारू थी, बहुत ही एक प्रकार से सही थी। तो ये बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताया है। फिलहाल जो अति लघु उत्तरीय का प्रश्न होता है ये थोड़ा बड़े में दिया होता है, लेकिन हमें बड़े में लिखना नहीं होता। देखिए, उतना ही लिखना है जितना उचित हो। कहने का तात्पर्य ये है कि 25 शब्दों से आपका ऊपर होना चाहिए, 50 शब्दों से नीचे होना चाहिए,
तब जाकर आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अब आपने क्या है 25 शब्द से बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया, 50 शब्द से भी ऊपर लिख दिया, तो भैया आप चाहे जितना लिख दीजिए, मिलना आपको 4 ही नंबर है, फालतू कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो जितना लिखिए, जितना उचित हो उतना ही लिखिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष बताइए। जो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा है इसका मुख्य दोष बताइए कि क्या क्या दोष है इसका। तो यहाँ पर देखिए मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार थे। जो मुख्य दोष हैं क्या है इस प्रकार से थे, मैं दिखा दूँ आपको। सबसे पहला है आपका धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यही प्रश्न आपका विस्तृत उत्तरीय में यानी 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया गया। तो इसका आंसर आपको कुछ इसी प्रकार से देना है जो हमने इसमें क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया है। देखिए मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार से थे। सबसे पहला है आपका धार्मिक कट्टरता। दूसरा है आपका शारीरिक दंड की प्रधानता। क्या है, शारीरिक जो दंड है इसकी प्रधानता। तीसरा है सांसारिकता की प्रधानता। चौथा है नारी शिक्षा की उपेक्षा। पांचवा है जनसाधारण की शिक्षा का अभाव। 6 है आपका पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। और 7वां है आपका शिक्षा केंद्रों का क्या है अस्थायित्व। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या है 7 प्रकार से हमने बताया है। जो ये आपका शायद शिक्षा शास्त्र में तीसरा चैप्टर है क्या है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, उसी से लिया गया प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष बताइए, यानी दोष आपको बताना है। यही प्रश्न विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाता, तो इसका आंसर आपको कुछ इसी प्रकार से देना होगा। और इसका आंसर क्या है लिखना पड़ेगा, जैसे कि धार्मिक कट्टरता क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। शारीरिक दंड की प्रधानता मध्यकालीन में क्या होती थी इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अब चौथा प्रश्न क्या आ चुका है। देखिए स्टूडेंट अब आपका आ चुका है चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्या है, जो सर्वाधिक भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मैकाले का तटस्थ मूल्यांकन कीजिए। जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने क्या है वो नहीं लगाया कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासकर हर एक चैप्टर से एक ही प्रश्न लिया गया है, एक एक प्रश्न। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है, खासकर मैं और भी सारी चीज़ों को तैयार कराता रहूँगा। यानी मैं और भी प्रश्न इस चैप्टर से और हर एक चैप्टर से तैयार कराता रहूँगा, ताकि आपका जो शिक्षा शास्त्र है वो मजबूत हो जाए, यानी शिक्षा शास्त्र में जो आपकी तैयारी वो मजबूत हो जाए। तो इसका आंसर देखिए, फिलहाल भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने में क्या है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड मैकाले की रही है। लॉर्ड मैकाले के प्रशंसक उन्हें आधुनिक भारतीय शिक्षा के क्या है आधुनिक भारतीय शिक्षा के पथ प्रदर्शक स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मैकाले द्वारा की गई शिक्षा व्यवस्था के ही परिणाम स्वरूप भारतीय जनता उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर क्या है अग्रसर हुई है। तो जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मैकाले जी हैं, इनका तटस्थ मूल्यांकन जो है इस तरह से किया गया है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है और इतना ही लिख देंगे आपको 4 नंबर भैया दे दिया जाएगा। ज़्यादा ध्यान नहीं पालना है और इतने ही शब्दों में लिखना है, राइटिंग में लिखिए क्योंकि राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम क्या उल्लेख कीजिए। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो शिक्षा का माध्यम है इसके बारे में हमें उल्लेख करना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के कौन है प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी क्या है, पाश्चात्य यानी पुराने सभ्यता में पलकर भी क्या है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए
और ये भाषा केवल क्या है, हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी जन सामान्य के बोलचाल की क्या है, भाषा है। आज तक आपने देखा होगा जो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मिनिमम क्या है 70% क्या है, मिनिमम 70% जगहों पर हिंदी बोली जाती है। और हमारे देश में 18 प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन जो सबसे क्या है, भारत की सबसे जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। तो यही कारण था जो पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम किस तरह से होना चाहिए, ये बात हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का माध्यम होना चाहिए। और किसके प्रबल समर्थक थे, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाएगा। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। पांचवा प्रश्न भी हो गया। देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या है, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्टूडेंट याद रखिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आप रोक करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिख लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, क्योंकि आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक में बहुत ही बड़े दिए होते हैं ये प्रश्न, तो लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रामीण शिक्षा के विषय में एनी बेसेंट के विचारों का उल्लेख कीजिए। देखिए एनी बेसेंट कहाँ के निवासी हैं, लंदन के निवासी भैया। ग्रामीण शिक्षा के विषय में यहाँ पर देखिए ग्रामीण शिक्षा, एनी बेसेंट के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर, एनी बेसेंट के समय में भारत के गांवों में अज्ञानता का अंधकार फैला था। यानी अज्ञानता का कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं था। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में किस पर पढ़ा होगा, पंचलाइट कहानी पढ़ा होगा आपने, हमने काफ़ी बार पढ़ाया भी है आप लोगों को, जो हिंदी में है पंचलाइट कहानी का सारांश, जिसमें क्या है गांव के जो भोले भाले लोग हैं वो क्या कहें, वो पंचलाइट लेकर आते हैं, लालटेन, वो जला नहीं पाते हैं क्योंकि वो भोले भाले लोग हैं और उसको क्या सामान्य की चीज़ समझते हैं। सेम इसी प्रकार से एनी बेसेंट के समय जो भारत के गांव हैं क्या है, अज्ञानता के अंधकार में फैला हुआ था। उसके बाद में देखिए अंग्रेजी भारतीय ग्रामीणों की शिक्षा की क्या है, जो अंग्रेजी भारतीय ग्रामीणों की शिक्षा की कोई ध्यान नहीं देता था। यानी ग्रामीण में जो पहले के समय था, जो अंग्रेजी शिक्षा थी उस पर गांव के लोग क्या है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, क्योंकि वे भारतीयों को क्या है अज्ञानी ही रखना चाहते थे। कौन से लोग, जो शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो भारतीयों को अज्ञानी ही रखना चाहते थे। एनी बेसेंट ने अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजों की इस नीति की कटु आलोचना करते हुए क्या है, जो कौन है भैया, हमारा देश 1947 में याद हुआ क्या है, सॉरी आज़ाद हुआ क्या है, 1947 में आज़ाद हुआ। जो अंग्रेज थे इसी नीति को क्या आलोचना करते हुए एनी बेसेंट ने क्या है दोस्तों देखिए इस बात पर क्या है बल दिया। कौन दिया, एनी बेसेंट ने किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इस बात पर क्या है बल दिया कि राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए गाँव में शिक्षा का प्रसार होना आवश्यक है। कौन कहा था, एनी बेसेंट जी की, जो कि मूल रूप से भारतीय ना होकर लंदन की निवासी थी। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या आ चुका है। देखिए सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक नहीं किए स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लिटरली मुझे 7 दिन लगे हैं। इसको लिखने में 7 दिन, रिसर्च करने में 7 दिन लगा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर के लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 12 के जितने भी आर्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में। तो 7वां जो प्रश्न है आपका, स्त्री शिक्षा के विषय में गांधी जी की क्या है, गांधी जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। जो स्त्री शिक्षा है तो इसका आंसर देखिए, गांधी जी के अनुसार गांधी जी का विचार था कि गांधी जी का विचार था दोस्तों, भारतीय समाज के उत्थान, विकास एवं प्रगति के लिए स्त्रियों की दशा क्या है, प्रगति के लिए स्त्रियों की दशा को सुधारना आवश्यक है। इसके लिए स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी शिक्षा क्या है देनी चाहिए जिससे स्त्रियां अपने कर्तव्यों और अधिकारों से क्या है परिचित हो जाएं। इसके लिए वे स्त्रियों के गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे गृह विज्ञान का जो कार्य होता है गांव से रिलेटेड, कि गृह का कार्य, अपने होम का काम करें, तो उनके काम के अलावा क्या है स्त्री शिक्षा भी देना आवश्यक है। तो गांधी जी के अनुसार यही इतना ही था और मैंने इतना ही लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था। बड़ा नहीं लिखना है, जितना हमें उचित है और जितना हमें लगे कि भैया इतना लिखना चाहिए, इतने में प्रश्न का आंसर संतुष्टि हो जाएगा एग्जामिनर को, उतना ही हमें लिखना है। तो 7वां प्रश्न भी आंसर इसका देख सकते हैं आप, दे दिया हमने। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिलहाल देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रकृति की ओर लौटो क्या है,
यहाँ पर देखिए, प्रकृति की ओर क्या है, लोटो से टैगोर का क्या तात्पर्य है। प्रकृति की ओर लोटो, इसका टैगोर जी है, जो टैगोर जी है, इनका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, शिक्षण तथा शिक्षा क्या है, शिक्षण तथा शिक्षा परिस्थितियों के संदर्भ में टैगोर का एक सूक्ति वाक्य है। क्या है, टैगोर का एक सूक्ति वाक्य है, जिसमें क्या बताया, कॉमा लगा है कि प्रकृति की ओर लौटो। इसका मुख्य तात्पर्य है क्या है, इसका मुख्य तात्पर्य है कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। क्या है, प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुरुकुलों का वातावरण भी पूर्ण रूप से क्या है, प्राकृतिक ही था। जिसे आप लोगों ने देखा होगा वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन में, और क्या है, वैदिक कालीन जो बौद्ध कालीन था, इसमें खुला ही था, क्योंकि जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था पहले छप्पर होता था, कुटिया कहते थे जिसको, कुटिया पहले होता था। तो कुटिये में क्या होता था, पहले कुटियों में क्या शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में जो गुरुकुल थे वहाँ के, उनको क्या है, शिक्षा दी जाती थी विद्यार्थियों को, जो वहाँ के गुरुकुल के स्टूडेंट थे उनको शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ का जो प्राकृतिक, क्योंकि वो खुला था, वहाँ पर मकान नहीं थे, वहाँ पर क्या प्राकृतिक वातावरण था, वहाँ पर बगीचे में पढ़ाया जाता था। तो ये जो गुरुकुल है, इसमें वातावरण का क्या पूर्ण रूप से प्राकृतिक ही था। तो ये टैगोर जी के अनुसार कहा गया कि प्रकृति की ओर लौटो। ये 8वां प्रश्न का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या आ चुका है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसकी विशेषताएं हमें बतानी है, प्रमुख विशेषताएं। देखिए, पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस प्रकार से हैं, जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है। हम एक वीडियो भी जल्द ही लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कॉपियाँ किस तरह से लिखनी है आपको हर एक सब्जेक्ट की। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण शिक्षा द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों, क्या है, विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणीय प्रदूषणों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के स्वरूपों तथा कारणों का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या है, स्वरूपों तथा क्या है, कारणों का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा देखिए क्या है, पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का ज्ञान कराती है। जो पर्यावरण शिक्षा है, ये प्रदूषण नियंत्रणों, क्या है, नियंत्रणों का उपायों के ज्ञान प्राप्त कराती है। तीसरा देखिए क्या है, पर्यावरण शिक्षा का संबंध जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन संरक्षण, क्या है, वनारोपण, क्या है, वनारोपण, वन्य जीव संरक्षण आदि से भी है। तो ये कुछ प्रकार से क्या है, पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमने 3 ही प्रकार के लिखे हैं, और काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसीलिए हमने नहीं लिखा। एक 4-5 प्रकार के होते थे, लेकिन हमने 3 ही प्रकार के लिखा है, और इतना ही लिख देंगे तो एग्जामिनर भैया संतुष्ट हो जाएगा। 4 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है, ये याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं इसका आंसर। वीडियो को रोक कर भी आप ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं, मैं हर बार बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा सा मतलब नहीं है, क्योंकि हमें लिखने में भी लंबा समय लगा है। देखिए, वीडियो हमें लिखने में और इसको क्या है, बनाने में, इसको रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टूडेंट, कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को इम्प्लीमेंट कीजिए। बाद में स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जो आपने बताया था वो आया नहीं, जो आप क्या क्वेश्चन को बताया नहीं। फिर वही सामने हम आपके सामने वीडियो लाकर रख देंगे कि देखो ये हमने बताया था और यही प्रश्न आया है। तो इसको आप रिसर्च कीजिए, और मैं टॉपिक को भी बता देता हूँ, यानी टॉपिक का भी वीडियो बना देता हूँ। आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वीडियो हमारा आ रहा है शिक्षा शास्त्र के ऊपर, और वीडियो आता रहेगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था, खासकर जो हम पढ़ाई करते थे। तो देखिए क्लास 12 में जो हम शिक्षा शास्त्र में क्या है, हमारा 5 सब्जेक्ट था, जियोग्राफी, शिक्षा शास्त्र, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। ये हमारे 5 सब्जेक्ट थे क्लास 12 में, 11th और 12th में। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्या है प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में ओजोन परत की भूमिका बताइए। जो पर्यावरण प्रदूषण है, इसमें यहाँ पर देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में ओजोन जो परत है, इसकी भूमिका हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, हमारे वायुमंडल में ओजोन की परत एक छतरी के रूप में क्या है, विद्यमान है। जो एक क्या है, छतरी के रूप में विद्यमान है, तथा हमारे वायुमंडल के लिए एक सुरक्षा
कवच के रूप में क्या है कार्य करती है, एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। और ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली, ओजोन जो परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर सीधे आने से क्या है रोकती है। जो पराबैंगनी किरणें हैं सीधे आने से रोकती है। इसके साथ साथ ही क्या है, इसके साथ ही साथ ओजोन गैस अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण हमारे पर्यावरण के विभिन्न प्रदूषकों को नष्ट करने का क्या है, नष्ट करने का भी कार्य करती है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में ओजोन परत की जो भूमिका है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी वायुमंडल में ये ओजोन परत है इसके छतरी के रूप में ये विद्यमान है ओजोन परत, और ये हमारे वायुमंडल के लिए एक सुरक्षा का कार्य करती है। कौन कार्य करता है भैया? ओजोन परत। 10 नंबर प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको लिखना है। अगर आप देख सकते हैं 4 नंबर का प्रश्न है तो 25 शब्दों से थोड़ा बड़े ही लिखिएगा, ऊपर ही लिखिएगा, नीचे मत लिखिएगा। नीचे लिखेंगे तो आपका शायद नंबर भी कट सकता है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है ये देखिए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न सहित उत्तर ऐसा यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, और इसको नोट कर लीजिएगा। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे एज इट इज देखिए, समझिए हमारी बातों को। 11 नंबर प्रश्न देखिए, बाढ़ के समय मुख्य रूप से क्या सावधानियाँ आवश्यक होती है? बाढ़ के समय जो क्या है समय जो क्या है मुख्य रूप से क्या सावधानियाँ आवश्यक होती है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पर देखिए, बाढ़ के समय जो है यथासंभव शीघ्र बाढ़ग्रस्त के क्षेत्र से निकल जाए। क्या है, जिसे जहाँ पर बाढ़ आने वाला है वहाँ पर यथासंभव शीघ्र यानी तुरंत ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से वो निकल जाए तथा किसी ऊंची सुरक्षित स्थान पर क्या है पहुँच जाए। यदि मकान काफ़ी मजबूत हो तो मकान की ऊपरी मंजिल पर चढ़ जाएं, नहीं तो भैया मजबूत नहीं है तो वहाँ से तुरंत निकल जाएं, नहीं तो वहाँ पर आपको चोट भी लग जाएगी। क्या है, चढ़ जाए, मकान की ऊपर मंजिली पर चढ़ जाए। यदि घर में रबड़ की ट्यूब हो तो, जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर हो गया, और साइकिल की ट्यूब तो बिल्कुल भी मत लेके जाए, क्योंकि साइकिल से आपको क्या है थोड़ी जो छोटे बच्चे हैं वो बच सकते हैं। तो घर की जो रबड़ की ट्यूब हो तो उनको हवा भर कर अपने साथ रखें। और खासकर पेड़ पर न चढ़े, क्योंकि पेड़ भी क्या है ज़मीन से जुड़े होते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाढ़ के समय जो मुख्य रूप से सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या सावधानियाँ आवश्यक है? ये सारी सावधानियाँ आवश्यक है बाढ़ के समय। यदि आप ये इतना फॉलो करते हैं तो भैया आप बाढ़ से बच सकते हैं। क्या है, जो ज़मीन मकान से भी बने होते हैं, तो मकान जो मजबूत होते हैं उन्हीं पर आप चढ़िए। फालतू काफ़ी पुराने जो मकान हो जाते हैं उस पर बिल्कुल भी मत रहिएगा, नहीं तो छत क्या है आपके सिर के ऊपर फाट पड़ेगा। तो 11 नंबर भी प्रश्न हो चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, शिक्षा के प्रसार में आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो शिक्षा का प्रसार है इनमें क्या है 2 हमें समस्याएं के वर्णन करना है। तो देखिए, शिक्षा के प्रसार में आने वाली 2 मुख्य समस्याएं या बाधाएं इस प्रकार है। आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको लिख देना है। देखिए हम काफ़ी अपने वीडियोज में जो मैं लिखता हूँ तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, और कुछ में मैं ये बता देता हूँ कि इस प्रकार से आपको लिखना है। फिलहाल मैं वीडियो को जल्दी बनाने के लिए मैं इस तरह से आपको कर देता हूँ, क्योंकि आप हमारे क्या है पुराने स्टूडेंट हैं, आप हमारे होशियार लेजेंड स्टूडेंट हैं, तो आप हमें उसको क्या है समझ जाएंगे, हमारी भाषाओं को, हमारी बोली को, हमारी लिखावट को। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले ऐसे ही लिखना है कि शिक्षा के प्रसार में आने वाली 2 मुख्य समस्याएं या बाधाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन बताया गया है कि जो बाधाएं हैं 2 पर, ये देखिए, शिक्षा में अपव्यय की समस्या तथा शिक्षा में अवरोधन की समस्या, ये 2 समस्याएं। देखिए सबसे पहला ये है, और दूसरे नंबर पर आपका ये वाला आ जाता है, शिक्षा में अवरोधन की समस्या। तो सबसे पहला जो शिक्षा में अपव्यय है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षा में अपव्यय का तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए गए समय, धन एवं क्या है शक्ति से है। वहीं पर क्या है शिक्षा में अवरोधन की समस्या से। देखिए, अवरोधन का अर्थ है छात्र का शिक्षा के क्षेत्र में नियमित रूप से क्या है प्रगति न करना। देखिए, प्रगति के रूप में कहने का तात्पर्य है कि क्या है
उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाना या उस क्लास में फ़ेल हो जाना और आगे की क्लास में बढ़ ना पाना, तो ये अवरोधन का अर्थ है। और छात्र के शिक्षा के क्षेत्र में ये नियमित रूप से प्रगति न करना एक प्रकार से क्या है, ये आने वाली 2 समस्याएं हैं, क्या है, प्रमुख समस्याएं भी इसको कह सकते हैं। तो 12 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, आपके विचार अनुसार। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। काफ़ी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि हमारे अनुसार पूछा गया है। आपको बुक के हिसाब से लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, फिलहाल आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है क्वेश्चंस को, इसका आंसर पढ़ा है आपने, तो आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। ये नहीं कि आप किताबी भाषा में ही दीजिए, अपने शब्दों में दीजिए, ध्यानपूर्वक दीजिए, जो पूछा गया है उसी से रिलेटेड दीजिए। नहीं तो गाना और क्या है, गाना, उसके बाद में दर्द भरी शायरी, ये सारी लिखने लगते हैं काफ़ी स्टूडेंट, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है कि आपके विचार अनुसार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना क्यों आवश्यक है। ऊंचा उठाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न कारणों से हमारे देश में क्या है, विभिन्न कारणों से हमारे देश में दोस्तों शिक्षा का स्तर सामान्य से निम्न है। शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाकर ही क्या है, औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में योग्य एवं कुशल व्यक्ति एवं कार्यकर्ता उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में हर प्रकार की प्रगति एवं सफलता अति आवश्यक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि जो क्या है, शिक्षा को उठाना वर्तमान समय में, यहाँ पर देखिए क्या है, विचार अनुसार, हमारे विचार अनुसार, आप लोगों के विचार अनुसार को उठाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताया गया है कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में, जैसे औद्योगिक के यानी व्यापार के क्षेत्र में, और क्या है व्यवसाय के, कोई भी हम कुछ कर रहे हैं, औद्योगिक यानी ट्रांसपोर्ट वाला, या औद्योगिक के क्षेत्र में कुछ भी हम कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं या कोई भी चीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसमें क्या है, योग्य एवं कुशल यानी सफल हो रहे हैं तो व्यक्ति के कार्यकर्ता उपलब्ध कराए जा सकते हैं। क्या है, व्यक्ति के कार्यकर्ता का तात्पर्य है कि जैसे हम मालिक हैं, इस कंपनी का मालिक है, कोई भी कंपनी हो गया, हमारा एक स्टार्टअप हो गया तो उसकी कंपनी के हम मालिक हैं, और उसके कार्यकर्ता को क्या, कर्मचारी कहते हैं, तो उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उसको हम क्या है, सैलरी पर रख सकते हैं। तो यही सारा बताया गया है, इससे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना ये आवश्यक है। 13 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, टिप्पणी लिखिए नारी शिक्षा का महत्व। क्या है, टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपका ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं तो आपका इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि नारी शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर प्रभाव डालिए। नारी शिक्षा का महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ये अथवा लगकर पूछा जा सकता है। तो टिप्पणी लिखिए नारी शिक्षा का महत्व क्या है, ये आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा गया है, तो इसी के फॉर्म में इसका आंसर हमें देना पड़ेगा। देखिए, एक विद्वान का कथन है, देखिए ब्रैकेट के अंदर है, एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा क्या है, पूरे परिवार की शिक्षा है। वास्तव में आज की जो बालिका है सुशिक्षित है, तो एक भावी परिवार उससे क्या है, लाभान्वित होता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आज की क्या है, काफ़ी जो, देखिए पूरे दुनिया में 100% में से मैं मान लेता हूँ क्या है, आज की दुनिया में 40% जो लड़कियाँ हैं या बालिकाएं हैं वो क्या है, अशिक्षित हैं। कहने का तात्पर्य सुशिक्षित हैं। और जो 60% हैं जो क्या है, शहर के लड़कियां हैं, जो गांव की लड़कियां हैं, वो भी क्या है 20% पढ़ाई करती हैं। और क्या है 40% ऐसी लड़कियां हैं जो गरीब हैं, जो क्या है पैसे नहीं बचा पाते और क्या है वो पढ़ने नहीं जा पाते। तो ये सुशिक्षित है, देखिए सुशिक्षित है, ऐसी भावी परिवार उससे क्या है, लाभान्वित होता है। और शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है, किसके बारे में बताया गया है, एक विद्वान कथन के बारे में। तो ये टिप्पणी है नारी शिक्षा के महत्व पे, इतना लिख देंगे, 4 नंबर एग्जामिनर दे देगा। फिलहाल बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। देखिए, सामाजिक शिक्षा का एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए कि सामाजिक शिक्षा क्या होता है, इसका हमें परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, हुमायूं कबीर के अनुसार, किसके अनुसार, हुमायूं कबीर के अनुसार देखिए क्या है सामाजिक शिक्षा का एक स्पष्ट परिभाषा। यहाँ पर देखिए, सामाजिक शिक्षा को अध्ययन का एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य लोगों में क्या है, नागरिकता की चेतना उत्पन्न करना है और उनमें सामाजिक,
सुसंगठितता की भावना की वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या है कि हुमायूं कबीर के अनुसार, यानी एक प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से स्टूडेंट क्या है, शिक्षा शास्त्री है हुमायूं कबीर। इनके अनुसार बताया गया है कि सामाजिक शिक्षा का क्या अध्ययन है। यहाँ पर इसका परिभाषा आप देखिए किस प्रकार से दिया गया इसका परिभाषा, कि सामाजिक शिक्षा का स्पष्ट परिभाषा ये है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए जनसंख्या शिक्षा का एक परिभाषा लिखिए। जो जनसंख्या शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये आपका खासकर जियोग्राफी में ज़्यादा पूछा जाता है कि जनसंख्या शिक्षा को मापिए, जनसंख्या गणना किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया शिक्षा शास्त्र में कि जनसंख्या शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। आंसर देखिए, यूनेस्को द्वारा आयोजित जनसंख्या शिक्षा क्या है, संगोष्ठी के अनुसार, जो यूनेस्को द्वारा आयोजित जनसंख्या शिक्षा संगोष्ठी के अनुसार बताया गया है कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा का ये है जिनके अनुसार क्या है, जनसंख्या शिक्षा संगोष्ठी के अनुसार ये बताया गया। ये भी एक शिक्षा शास्त्री है, देखिए इस अनुसार जनसंख्या शिक्षा का परिभाषा बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हमने सारे कितना 16 प्रश्नों को बताया है और चैप्टर है आपकी 17। एक प्रश्न कहा गया स्टूडेंट, तो मैं बता दूं आपको वीडियो के क्या है डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक क्या है लिंक दे दिया जाएगा जिसमें हमने बताया महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो वो चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं हमने इस वीडियो में क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताया है। स्टूडेंट आज का ये जो वीडियो था यहीं तक था। आज की इस वीडियो में इतना ही बात, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।